ओके, सबको गुड मॉर्निंग। टॉपिक क्या था, कुछ बताएंगे आप लोग? लास्ट में क्या पढ़ाए थे? सिंड्रोम हो गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, हाँ ठीक है, याद आ गया। ठीक ठीक, हाँ डीएनए पढ़ाना है, डीएनए पे आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा न्यूक्लिक अम्ल। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। फर्स्ट को हम बोलते हैं डीएनए और सेकंड को हम बोलते हैं आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की डिस्कवरी किए थे फ्रेडरिक मीसर साहब ने, ठीक। फ्रेडरिक मीसर साहब ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। तो देखिए, आईएएस एग्जाम में जल्दी डिस्कवरी नहीं पूछी जाती है, और जनरली जो साइंस से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, तो जिन साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला है ना, वही नाम आते हैं, अदरवाइज वैसे नहीं। तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए ये दोनों बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। यानी हम ये कह सकते हैं कि डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस हैं। तो डीएनए चाहे आरएनए, ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो एक डीएनए में करोड़ों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक आरएनए में करोड़ों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपके डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपके आरएनए, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स है आपका, इस न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है? तो पहला तो न्यूक्लियोटाइड्स में होता है सुगर, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात कर रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स में पहला एक मॉलिक्यूल होता है सुगर। अब ये सुगर दो प्रकार के हैं। एक को हम बोलते हैं राइबोज सुगर और दूसरे को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज सुगर, C5H10O5 C5H10O4 केमिकल फार्मूला होता है इसका। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उस न्यूक्लियोटाइड्स में एक मॉलिक्यूल होता है आपका सुगर। अब एक मॉलिक्यूल और सेकेंड ये होता है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को हम बोलते हैं
पिरिमिडीन। ठीक है, दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं डीएनए में चाहे आरएनए में। एक को हम बोलते हैं प्यूरिन और दूसरे को हम बोलते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन के दो एग्जाम्पल हैं, पहला एडिनिन और दूसरा है आपका ग्वानिन। ठीक है, पिरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं। एक है आपका साइटोसिन, दूसरा थायमीन और तीसरा है आपका यूरेसिल। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। ये डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स में एक मॉलिक्यूल आपका सुगर होता है, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन क्षार होता है और तीसरा मॉलिक्यूल एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। बोर्ड थोड़ा छोटा है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर किसी न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप न हो, केवल सुगर हो और नाइट्रोजनस बेस हो, तब हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक, ये जो नाइट्रोजन क्षार है, नाइट्रोजन क्षार ये बेंजीन जैसा होता है ना, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर में दो टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरिन और दूसरे को हम बोलते हैं पिरिमिडीन। ठीक है ना, तो इस प्यूरिन और पिरिमिडीन के एग्जाम्पल हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। इनको सिंबल के तौर पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये चार्ट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है, किसी भी कोशिका में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, है ना, वो दो प्रकार से होते हैं। एक को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। और ये डीएनए और आरएनए ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, और एक सब के सब रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल सब्सटेंस है। और एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल सुगर होता है, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस होता है और एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप होता है। किसमें? एक न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो डीएनए में करोड़ों न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। यानी अगर हम एक डीएनए की बात करें तो एक डीएनए में करोड़ों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक आरएनए में करोड़ों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड्स में आपका एक सुगर, एक नाइट्रोजन क्षार और एक फॉस्फेट होता है।
तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में करोड़ों सुगर, करोड़ों नाइट्रोजनस बेस और करोड़ों आपके क्या होते हैं, फास्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें फास्फेट ग्रुप नहीं होता है, और जब फास्फेट ग्रुप नहीं होता है, केवल सुगर होता है और नाइट्रोजन क्षार होता है, तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, जब तीनों होंगे तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो चाहे डीएनए हो चाहे आपका आरएनए हो, इन सभी डीएनए आरएनए में जो आपका प्यूरिन है, ये प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ क्या होता है, ज्वाइंट रहता है। यानी कि डीएनए में जो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये हमेशा प्यूरिन पिरिमिडीन आपस में ज्वाइंट रहते हैं। तो प्यूरिन का एडेनिन, ठीक है, पिरिमिडीन के थाइमिन के साथ जुड़ता है। ठीक, और साइटोसिन जो होता है वह ग्वानिन के साथ जुड़ता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब होता है कि अगर फास्फेट ग्रुप नहीं है, अगर फास्फेट नहीं है तब हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स में केवल सुगर और नाइट्रोजन क्षार होता है। ठीक है, अगर उसके साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ गया तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है, ये नाइट्रोजन क्षार हमेशा ज्वाइंट होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ अटैच होता है। तो प्यूरिन का एडेनिन और पिरिमिडीन का थाइमिन ये आपस में जुड़ते हैं, और प्यूरिन का ग्वानिन और पिरिमिडीन का साइटोसिन, ठीक, ये आपस में जुड़ते हैं। इसको बताने वाले एक साइंटिस्ट थे, या इसके रूल्स को, इसके नियम को हम बोलते हैं चार ग्राफ रूल। बोलते हैं चार ग्राफ रूल। यहां पे न्यूक्लिक अम्ल हम लोगों ने समझा। तो अगर हम बात करें कि डीएनए क्या है, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, तो डीएनए और आरएनए ये दोनों क्या है, एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं। और इस न्यूक्लिक अम्ल में एक मॉलिक्यूल, अब पहले के चलो न्यूक्लियोटाइड्स में पहला मॉलिक्यूल आपका सुगर। ठीक है ना, अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स में अगर राइबोज सुगर है तो वह न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा आरएनए। अगर राइबोज सुगर के बजाय डीऑक्सी राइबोज सुगर है तब वो कहलाएगा डीएनए। डीऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन कम होना। फार्मूला भी अगर आप देख सकते हो तो C5H10O5 है, एक में C5H10O4। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन एक कम है तो वो डीऑक्सी राइबोज कहलाएगा, और डीऑक्सी राइबोज अगर है तो वो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, डीएनए। अगर राइबोज सुगर है तो वो हमारा क्या है, आरएनए। ठीक है, दूसरी चीज हम नाइट्रोजन क्षार पे आते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार यही होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन हम अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, इसी थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यानी आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजन क्षार नहीं होता है, थाइमिन के स्थान पर क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। इतना डिफरेंस होता है। तो डीएनए और आरएनए में पहले तो इनका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और दूसरा इनके नाइट्रोजन क्षार में डिफरेंस होता है। अब जितने भी आपके आनुवंशिक गुण हैं, जितने भी आपके जेनेटिकल कैरेक्टर हैं, चाहे आपका हाथ पैर नाक आपका स्वभाव वगैरह, ये सारे आनुवंशिक गुण, ये सारे कैरेक्टर इसी नाइट्रोजन क्षार की देन। और जितने भी आनुवंशिक गुण होते हैं वो आपके डीएनए में एक कोड के रूप में रहते हैं। उसी कोड को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड, उसको हम बोलते हैं
जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड, तो सारी सूचनाएं उसी कोड में क्या होती है, निहित रहती हैं, और उसी कोड को पहचान कर जो हमारा आरएनए है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अगर हम बोलते हैं प्रोटीन का निर्माण करना, तो आप ये समझ जाइएगा कि बॉडी में कोई ना कोई कैरेक्टर को बनाना। ठीक है, अभी जो, हाँ बस अभी स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चारग्राफ रूल, चारग्राफ साहब ने ये बताया था कि मयंक मनोहर जी, हाँ समझा रहा हूं, चारग्राफ साहब ने यह बताया था कि प्यूरिन और पिरिमिडीन जो आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो डीएनए और आरएनए में ज्वाइंट होते हैं, तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ अटैच होता है। तो प्यूरिन का एडेनिन पिरिमिडीन के थायमिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, और प्यूरिन का ग्वानिन पिरिमिडीन के साइटोसिन के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसको बताने वाले थे चारग्राफ साहब, साइंटिस्ट थे, इसलिए हम इस इक्वेशन को बोलते हैं चारग्राफ रूल्स को। ठीक है, अगेन मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं आपको, कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, पहले को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। ठीक है, हाँ आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो आपका डीएनए है, इसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ये दोनों बने होते हैं विशेष रासायनिक पदार्थ जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। यानी डीएनए में करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आरएनए में करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड्स में एक मॉलिक्यूल सुगर होता है। अगर सुगर राइबोज है तो वह आरएनए होगा, अगर सुगर डीऑक्सीराइबोज है तो वो डीएनए होगा। दूसरा अणु होता है नाइट्रोजन क्षार का। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के दो एग्जांपल हैं, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन के साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल। तो चाहे डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, इन दोनों में प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में ज्वाइंट होते हैं। प्यूरिन का एडेनिन पिरिमिडीन के थायमिन के साथ जुड़ता है, और प्यूरिन का ग्वानिन पिरिमिडीन के साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ये डीएनए का है। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, और इसको बताने वाले थे प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में चारग्राफ जी, इसलिए हम इसको बोलते हैं चारग्राफ रूल्स। ठीक है, तीसरा मॉलिक्यूल होता है आपका फास्फेट। तो जो फास्फेट ग्रुप होता है वो इस डीएनए और आरएनए को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी डीएनए और आरएनए में फास्फेट ग्रुप नहीं होता है, और जब डीएनए और आरएनए में फास्फेट ग्रुप नहीं होता है तब हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और अगर फास्फेट ग्रुप है तब हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का चार्ट है। अब हम प्रॉपर वेव में स्टडी करेंगे डीएनए की, और फिर प्रॉपर वेव में स्टडी करेंगे आरएनए। ठीक है, तो सब लोगों ने इसको बना लिया है। हाँ, ये अभी यहां यूरेसिल मत लिखिए ना। जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक, बना लिए सब लोग, लिख लिए। हाँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तब तक आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए ना।
क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए। चलिए ठीक है, मिटा रहा हूं फिर मैं इसको। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो आने वाली है 1-2 दिन में, संभवतः आपकी ऑफलाइन भी क्लास शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डीएनए के बारे में चर्चा करते हैं। तो डीएनए पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम इसका डीएनए का फिगर बना लें एक। अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रहता तो मैं आपको डीएनए यहीं पे दिखा देता, और चूंकि इसमें सिस्टम है नहीं तो जाहिर सी बात है कि 11 नंबर का सहारा लेना पड़ेगा। 11 नंबर 2 हाथ है ना। आइए चलते हैं, डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोग आराम से बनाइएगा। अभी रुक जाइए, मैं बना लूं तब बनाइएगा।
ये जहां पे लाइट है वहां पे टी एक ए डबल बॉन्ड टी है। मंडे तक सिस्टम सही जाएगा, लाइट की सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो गया? वो बॉन्ड है ए और टी के बीच में, जैसे यहां पे बॉन्ड बना है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसी तरह ऊपर जहां लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ना, वो ए और टी के बीच डबल बॉन्ड है। इसको भी लिख लीजिएगा, P is less than C, less than N, less than O and less than H. हो गया? सबका हो गया? अब देखिए, जो डीएनए होता है, जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे ये लिखा है ए डबल बॉन्ड टी यू, ऐसा। चलिए आइए, जो डीएनए होता है, नहीं होती है भाई ऋतु मीना जी, जो प्राचीन है वो प्राचीन चीजें नष्ट थोड़ी होती हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हो गया तो उनसे जो निकला अब वो एडवांस हो गया, लेकिन जो प्राचीन है वो तो अभी भी है ही है। जैसे एक कोशिकी जो जीव है, अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है वगैरह, ये सब तो है ही है। ठीक है, आते हैं हम डीएनए पे, देखते हैं। पहली चीज की जो डीएनए होता है, डीएनए आप एक चीज जानिए कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। और डीएनए की अगर हम संरचना देखें तो डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, ठीक है। इसको हम डबल हेलिकल बोलते हैं। और इस डीएनए की संरचना को बताने वाले थे वाटसन एवं क्रिक, और इसका एक्सरे विश्लेषण किया था विल्किंसन साहब ने। इसलिए 1962 का तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था इसकी खोज के लिए। और जो डीएनए, ये हम अपने डीएनए की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डीएनए की, तो जो हमारा डीएनए होता है वो डबल हेलिकल, आप देख रहे हैं कुंडलित आकार का,
और डीएनए जो स्ट्रक्चर आप कुंडलित आकार का देख रहे हो, तो डीएनए का जो बाहरी स्तर है आपका, ये पोर्शन बाहरी स्तर सुगर एवं फास्फेट का बना होता है और ये अल्टरनेट क्रम में होते हैं, सुगर फास्फेट सुगर फास्फेट सुगर फास्फेट। और इन्हीं सुगर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, इनके अंदरूनी हिस्से में नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार दरअसल फिगर में फास्फेट पे भी हम बना दिए हैं। तो जनरली जो नाइट्रोजन क्षार, चूंकि बोर्ड छोटा होने की वजह से ऐसा हुआ, तो जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो सुगर मॉलिक्यूल से अटैच होता है। और नाइट्रोजन क्षार डीएनए में, जैसे मैंने बताया था ना, 4 ग्राफ रूल, A + T = G + C, यही बताया था। रिपीट नेम ऑफ द साइंटिस्ट अभी आएगा, मैं फिर से बोलूंगा इसको। तो चारग्राफ साहब ने क्या बताया था कि डीएनए में एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थायमिन के साथ। आप देख रहे हैं ए किसके साथ जुड़ा हुआ है? थायमिन के साथ। जी किसके साथ जुड़ा हुआ है? सी के साथ, साइटोसिन। और हाँ, मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए का बाहरी स्ट्रक्चर सुगर एवं फास्फेट का बना होता है और किसी भी डीएनए में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो होती है फास्फेट। उसके बाद फिर होता है कार्बन, कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन और सबसे कम संख्या में होता है, नहीं, ए के साथ डबल बॉन्ड नहीं है, एक मिनट, ए के साथ डबल बॉन्ड ही रहेगा क्या? हाँ, एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ती है। ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यानी कि जो नाइट्रोजन क्षार होती हैं, ये नाइट्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होती हैं? अरे भाई वाह, नाम क्या है? एलन मस्क, क्या नाम है? एलन मस्क साहब जी का चैट आया, मैं तो परेशान हो गया कि कहीं अमेरिका से तो मैसेज नहीं आ गया। एलन मस्क को पढ़े रहिएगा, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आ सकता है। एलन मस्क की कंपनी कौन सी है, जरा नाम बताइए तो हमको, एलन मस्क जी। हाँ, अभी आएगा, टेस्ला। अरे एलन मस्क से मैं पूछ रहा हूं भाई, आकाश जी आप मत बताइए। हाँ, गुड, स्पेस एक्स, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आप लोग। और एलन मस्क की अभी जो उन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरी की, न्यूरेलिंक, और एक ही कंपनी थोड़ी है उनकी, कई कंपनियां हैं, ठीक है। चलिए आइए। अच्छा, उसका डिस्कशन छोड़िए विशाल जी, चलिए आइए अपने पॉइंट पर। जो डीएनए है हमारा, ठीक है, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। सर ए डबल बॉन्ड टी एंड टी डबल बॉन्ड ए, हाँ दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं, चाहे ए इधर जुड़े चाहे टी उधर जुड़े, कोई बात नहीं। अब पहले एक बार हमको बता लेने दीजिए, आपके सारे क्वेश्चन की क्वेरी हो जाएगी। तो जो डीएनए होता है हमारा स्ट्रक्चर, तो डीएनए द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होता है। इसका जो आउटर सरफेस होता है वह सुगर एवं फास्फेट का बना होता है और किसी भी डीएनए में सबसे अधिक मात्रा में आपका फास्फेट होता है, देन उसके बाद कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फिर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। और डीएनए की लेंथ बहुत लंबी होती है, नियर अबाउट अगर एक सेल में हम बात करें तो एक सेल में लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर डीएनए की लेंथ होती है। और इस डीएनए की, अब इतना लेंथ यहां पर बताना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर जो आप डीएनए देख रहे हो, डीएनए की एक घुमाव की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, फिक्स होती है।
डीएनए के एक घुमाव की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसके एक घुमाव में फिक्स नाइट्रोजन संख्या होती है जिनकी संख्या होती है 10। क्लियर? तो जो डीएनए का आकार कुंडलिक नुमा है, जो बहुत लंबी श्रृंखला होती है, तो इनके एक घुमाव की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 या 12 10 होता है। यानी कि जो डीएनए की एक घुमाव की लेंथ होती है वह कितना होती है? 34 एंगस्ट्रॉम, है ना। एक घुमाव मतलब एक स्पार्किल, आप देख रहे हो एक यहां से गया फिर वहां, यानी कि ऐसी लंबाई जिसमें 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, आप इतना समझते। तो डीएनए की एक घुमाव में जिसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, तो इस 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में जो नाइट्रोजन क्षार की संख्या होती है वो कितनी होती है? आपकी 10 होती है। और अगर इसके डायमीटर की बात करें तो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगेन मैं बता दे रहा हूं, तो डीएनए को थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि इसी पे आपका बायोटेक पूरा बेस्ड है, जो मेंस का टॉपिक है। डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए का जो बाहरी आवरण होता है वो सुगर एवं फास्फेट का बना होता है। अगर पूरे डीएनए में हम पदार्थ की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में आपका फास्फोरस पाया जाता है, देन फिर कार्बन पाया जाता है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, सुगर से हमारा अंदर की तरफ नाइट्रोजन क्षार अटैच होता है, हमेशा प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। इस डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है और डीएनए की एक घुमाव की जो लंबाई होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है और उसकी एक घुमाव में नाइट्रोजन क्षार फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे 4 बना दिया, यहां पर भी 3 हो सकता है, यहां पर भी 4 हो सकता है। ठीक है, यहां पर भी 4 हो सकता है, यहां पर भी 3 हो सकता है। बस इतना है कि जो आपकी लेंथ है, इस लेंथ में नाइट्रोजन क्षार की संख्या फिक्स होती है, वो होती है 10। ठीक है, अब डीएनए में मैंने बताया कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। ठीक है, अब हाँ 3.4 की भी मैं बता रहा हूं। अब देखो ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 10 नाइट्रोजन क्षार हैं और वो कितनी दूर में स्थित हैं? 34 एंगस्ट्रॉम में। तो 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होगी? 34/10। यानी हर एक नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे से कितने दूर है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.4। भाई पूरे में 10 है तो एक में कितना होगा? 3.4। सिंपल सा मैथ है। अब दूसरा कि इस डीएनए में जो आपका फास्फेट और सुगर होता है, ये ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से और बहुत हार्डली ज्वाइंट होते हैं। तो जो सुगर और फास्फेट होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सुगर और फास्फेट इस पे निगेटिव चार्ज होता है और जबकि जो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन होती है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इस डीएनए के चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन होती है जो डीएनए से बंधी रहती है और डीएनए के आकार को बिगड़ने नहीं देती है, वो ज्वाइंट रखती है पूरी तरीके से डीएनए को। तो हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज, सुगर फास्फेट पे निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट रखते हैं। ठीक है, अब जो आपका डीएनए है, अभी मैंने बताया कि 34 एंगस्ट्रॉम में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 10। कभी कभी क्या होता है कि 10 के बजाय 12 भी नाइट्रोजन क्षार हो जाते हैं, 11 दशमलव कुछ भी हो जाते हैं।
तो 10 नाइट्रोजन क्षार वाले जो डीएनए होते हैं इनको हम बोलते हैं बी डीएनए। क्या बोलते हैं? बी डीएनए। और अगर किसी में 12 नाइट्रोजन क्षार हो जाए, ठीक है, अगर 12 नाइट्रोजन क्षार हो जाए तब हम उसको बोलते हैं जेड डीएनए। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोगों का जो डीएनए है वो कैसा है? 10 नाइट्रोजन क्षार वाला है। तो मनुष्य के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो किस टाइप का? बी डीएनए होता है, क्योंकि हमारे डीएनए की एक घुमाव में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 10। ठीक है, दूसरे एनिमल्स में कभी कभी 12 भी होते आते हैं। तो 12 नाइट्रोजन क्षार वाले वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुंडलित आकार के नहीं होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं जेड टाइप डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए की जो संरचना होती है, सबसे पहले इस डीएनए के बारे में बताया था आपके वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने यह बताया था कि मनुष्य के जो डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है, जैसे कि आपको बता रहे हैं। इसका एक्सरे विश्लेषण किया था विल्किंस साहब ने। इसका एक्सरे विश्लेषण किया था विल्किंस साहब ने, और इसके लिए इन लोगों को ये 1953 में ही पता लगा लिए थे। 1962 का इन तीनों लोगों को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, और इस आनुवंशिक पदार्थ में ही हमारी सारी सूचनाएं क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। और डीएनए की जो आप ये सीढ़ियां देख रहे हो ना, यही सीढ़ियां क्या है? नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम है। और इसी नाइट्रोजन क्षार को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना। ठीक है, तो अब ये जो, यानी कि आपके अंदर जो भी डीएनए है, सब डीएनए का कर्ता धर्ता यही नाइट्रोजन क्षार। ठीक है ना? 1953 में इन लोगों ने इसका स्ट्रक्चर दिया था और 1962 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, ओके। अब डीएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले बताया वाटसन एवं क्रिक ने। इसका एक्सरे विश्लेषण किया था विल्किंस साहब ने, और इन तीनों लोगों को फिर क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब ये जो सीढ़ी नुमा आपको नाइट्रोजन क्षार स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो नाइट्रोजन क्षार का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारी आनुवंशिक सूचनाएं मौजूद होती हैं। और कभी भी दो व्यक्तियों में, जुड़वे को छोड़कर, जुड़वा व्यक्ति को छोड़कर ये जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, किसी भी दो व्यक्तियों में समान नहीं होता। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये है कि इस डीएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन होती है। आप याद कीजिएगा, गुणसूत्र की भी संरचना इसी तरह होती है। गुणसूत्र को मैंने बताया था कि किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सुगर फॉस्फेट पे निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? डीएनए को बांधे रखता है, और डीएनए अपना आकार नहीं बदल सकता है। जब डीएनए को डिवाइड होना होता है, तब ये स्टैंड क्या होता है? जो ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसे में अगर कर लूं तो हमारा हाथ यहाँ पे तो ज्वाइंट है, लेकिन डीएनए में ज्वाइंट नहीं होता। इस ज्वाइंट पे भी नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है 3 डायमेंशनल, तो मैं बता देता। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और किसी भी दो व्यक्तियों का डीएनए समान नहीं होता। हर एक व्यक्तियों का डीएनए अलग होता है। तो डीएनए अलग होने का ये मतलब समझ लीजिएगा कि उनकी संरचना बदल जाती है ना, संरचना भी समान होती है, नाइट्रोजन क्षार भी समान होता है, नाइट्रोजन क्षार की संख्या भी समान होती है, बस नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने का क्रम असमान होता है। ठीक है, बस एक ही अपवाद है, और वो अपवाद है आपके ट्विंस। और सारे ट्विंस नहीं, केवल आइडेंटिकल ट्विंस।
जो जुड़वा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, एक को हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक को हम बोलते हैं साइमेज। ठीक है, अभी जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें जुड़वा आएगा आपका। तो जो समान जुड़वा होते हैं, यानी कि जिनकी शकल सूरत सेम होती है, और वे जो समान जुड़वा होते हैं ये या तो दोनों लड़के होते हैं या तो दोनों लड़की होती हैं, कभी भी एक लड़का एक लड़की साथ में पैदा नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस का जो डीएनए होता है वो सेम होता है, बाकी किसी का भी जो डीएनए है वो समान नहीं होता है, यानी नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने का जो क्रम होता है हर व्यक्तियों में अलग अलग होता है। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस में या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगी, कभी भी एक साथ एक लड़की या एक लड़का नहीं होता। तो आपकी सिस्टर और भाई हैं तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, फ्रेटर्नल ट्विंस में दोनों की शकल सूरत सेम भी हो सकती है, दोनों की शकल सूरत डिफरेंस रहती है। अभी हम जुड़वा पे नहीं चलेंगे, नहीं तो 1 घंटे हमको जुड़वे में ही लग जाएगा। ठीक है ना, अभी हम सिंगल ही रहे तो अच्छा है। लाइफ का जो मजा है वो सिंगल में है, जुड़वे में नहीं। ठीक है ना, अब कोई भी सर बताए, आप वेद प्रकाश को कैसे जानते हैं? मनोज कुमार मंडेल जी। हाँ हाँ, वो लोग जुड़वा हैं। ठीक है, चलिए बाद में बात हो जाएगी। देखिए, अब जुड़वा की बात करके हमको भटका दिए, है ना। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। यानी किसी भी दो व्यक्तियों का जो डीएनए है वो समान नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है। और आप देखिए कि यही 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं हमारे डीएनए में, और इसी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार का जो क्रम है, इसी क्रम में अंतर के कारण मानव जाति में इतनी बड़ी विविधता है। सोच लिए कितनी छोटी सी नेचर की चीज है, और इनके थोड़े से डिफरेंस की वजह से ही कभी भी दो व्यक्तियों की शकल सूरत आपस में नहीं मिलती, यानी ह्यूमन में इतनी बड़ी विविधता है। अब ये जो डीएनए है, पहले भी बताया हूं कहां पाया जाएगा? केंद्रक में। केंद्रक के अलावा कुछ मात्रा में जो डीएनए होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पौधों की बात करें तो उनके लवक में भी कुछ मात्रा में डीएनए होता है। ठीक है, अब डीएनए की संरचना मैंने बताई थी कैसी? द्विकुंडलित। खोजा किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। एक्चुअली डीएनए को खोजा नहीं था, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था उन्होंने। उसका एक्सरे विश्लेषण किसने किया? विल्किन साहब ने। ठीक है, अब चलते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो विषाणु होते हैं, वायरस जो होते हैं, चलिए जुड़वा जब आएगा तो आप उसमें क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। हाँ बिल्कुल, चाइल्ड का जो डीएनए होगा वो फादर और मदर से ही तो आएगा ना। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो फादर और मदर से ही आएंगे। ठीक है, और दोनों के मिक्स होते हैं, वो न टोटल फादर का आता है न टोटल मदर का आता है, ये दोनों का मिक्स आता है। क्योंकि आपको मैंने शायद क्रोमोसोम में बताया था कि एक सेल जब स्पर्म सेल से फर्टिलाइज होता है तो एक सेल में तो 23 ही गुणसूत्र है। ठीक है, आप यहां समझिए, फिर मैं बता दे रहा हूं आपको। आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो कार्य के आधार पर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं कायिक कोशिका, पापा और बेटे का डीएनए सेम होता है नहीं होता है ये दूसरी चीज है। बस ये समझ लीजिए कि बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके अंदर जो डीएनए गया है वो फादर और मदर का डीएनए गया है। ठीक है ना, अभी मैं यहां बताऊंगा तो और अच्छे समझ जाएंगे। जो आपके शरीर में जो सेल्स होती हैं उनकी 2 कैटेगरी होती है। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल और दूसरे को हम बोलते हैं जर्मिनल सेल।
ठीक है, यानी कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो जो जनन कोशिका होती है, अरे फिल्म की बात मत किया करो भाई, क्रिस फिल्म, वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, वो दूसरी तकनीकी है। बोन मैरो से ट्रांसप्लांट करके वो डीएनए को दिखा देते हैं। अब फिल्मों की बात यहाँ थोड़ी करोगे, फिल्मों में तो हाथ उठा के लोग गायब हो जाते हैं, तो यहाँ भी थोड़ी गायब होते हैं। अब वो सब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, इसमें भी पॉसिबल बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, तो डीएनए भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी। अब जो सोमैटिक सेल होती है, हमारी जितनी भी सोमैटिक सेल होती है, अब पहले ये जान लीजिए कि सोमैटिक सेल क्या होती है, कायिक कोशिका क्या होती है और जनन कोशिका क्या होती है। तो जो जनन कोशिका होती है, वो अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष में जनन कोशिका होती है शुक्राणु, जिनको हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। 20 एंगस्ट्रॉम ये डायमीटर है, व्यास है, ऊपर देखिए मैंने घेर कर लिखा है, डीएनए का व्यास है। तो जो जनन कोशिका होती है, पुरुषों में वो होती है शुक्राणु और महिलाओं में होती है अंडाणु। लेकिन फर्क क्या है इसमें कि शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। यानी अगर आप पुरुष हैं तो शुक्राणु को छोड़कर बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46, ठीक। और अगर आप महिला हैं तो आपके अंडाणु को छोड़कर आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो सब की सब कैसे हैं, कायिक कोशिका है। और कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, क्लियर। तो जब बेबी का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो ये स्पर्म सेल और एग सेल आपस में मिलते हैं, और जब स्पर्म सेल एग सेल आपस में मिलते हैं तो 23 गुणसूत्र पुरुष का, 23 गुणसूत्र महिला का, ये मिलकर फिर कितना बना लेते हैं, 46, 46। और पुरानी कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो आपके अंदर तो 46 ही गुणसूत्र होते हैं, बच्चा जन्म हुआ, बच्चे के अंदर फिर कितना हो गया, 46, 46। अब आपके शुक्राणु में जो ये 23 गुणसूत्र हैं, और इस 23 गुणसूत्र पर जो डीएनए है, इसी 46 का तो आधा है, इसी 46 का हाफ है, और 46 में सारे कैरेक्टर हैं। तो आपके शुक्राणु में पूरे कैरेक्टर का आधा ही तो कैरेक्टर है। और उसी तरह अगर आप महिला हैं तो आपके अंदर जो पूरे महिला के कैरेक्टर हैं, जो पूरे कैरेक्टर हैं, उस पूरे कैरेक्टर का आपके अंदर भी तो आधा ही कैरेक्टर है आपके अंडाणु में। तो आधा आपका कैरेक्टर, आधा आधे आपके माताजी का कैरेक्टर, आधे आपके पिताजी का कैरेक्टर, ये मिलकर यहां पर पूरा कैरेक्टर हो गया, ठीक। इसीलिए जो बच्चा होता है हूबहू पिता के समान नहीं होता है और हूबहू माता के समान नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ब्लड में आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक, ठीक है। न पिता के समान होता है, ना माता के समान, उससे मिला जुला होता है, ठीक। अब देखिए, अब पुरुष की हम बात करें, पुरुष में यहां से आधे कैरेक्टर है, तो हो सकता है कि ये जो 23 गुणसूत्र है यहां पर, इस 23 गुणसूत्रों में चेहरे को बनाने वाला गुणसूत्र ना हो, चेहरे को बनाने वाला डीएनए ना हो। तो अब चेहरे के बनाने वाला डीएनए अब किससे जाएगा, माता से जाएगा। लेकिन पैदा हुआ लड़का, तो लड़का पैदा हुआ तो चेहरे का बनाने वाला डीएनए किससे चला गया, माता से, तो उसका फेस किससे मिलेगा, मदर से। अब ये अंडाणु और शुक्राणु ये आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन से हमारे अंदर वो कैरेक्टर है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसी से वो क्या कर लेते हैं, जिसके पास होता है वो अटैच कर लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये ब्रह्मा भी नहीं जानते, तो इंसान की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये अंदरूनी प्रक्रिया है, ये होती है, ठीक है। तो वो माता और पिता दोनों के कैरेक्टर बच्चे में होते हैं, ठीक। आते हैं डीएनए पे। विषाणुओं को छोड़कर डबल भी हो सकते हैं क्या कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। डीएनए में अगर म्यूटेशन हो गया तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द पर्पज ऑफ डीएनए, वन डीएनए मॉलिक्यूल,
सॉरी फॉर द पर्पज ऑफ म्यूटेशन। अब विषाणुओं को छोड़कर जो वायरस होते हैं, विषाणुओं को छोड़कर लगभग जितने भी जंतु हैं, सभी जंतुओं का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। करेक्टली लिख लीजिए आप। चेहरा बनाने वाला कैरेक्टर ये हम थोड़ी डिसाइड कर पाते हैं कि दोनों में, क्योंकि पुरुष के गुणसूत्रों में, स्पर्म में जो कैरेक्टर है वो तो आधे ही है ना, तो हम थोड़ी ये बता पाएंगे कि 23 में 46 का कौन सा आधा कैरेक्टर है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहां थे हम? क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं तो फिर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और लास्ट लाइन क्या मैंने रिपीट किया था हमको खुद ही नहीं पता है। हाँ वायरस याद आ गया, ठीक है, हाँ याद दिला दिया। एक्चुअली जो आप चैट में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो अगर इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, जैसे डीएनए से है तो नहीं रहता है। मानव विविधता का जो कारण है डीएनए के इसी नाइट्रोजन क्षार के जोड़ने का जो होता है वो क्रम होता है। इसी कारण ठीक है, इसी कारण मानव की एक दूसरे से शकल क्या होती है, आपस में नहीं मिलती। चलिए ठीक है, वायरस आ रहा है। विषाणुओं को छोड़कर जितने भी इस धरती पर प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। क्लियर? लिख लीजिएगा, विषाणुओं को छोड़कर सभी, सी और जी के बारे में बता चुका था, साइटोसिन और ग्वानिन। कहां थे आप भाई? 1 घंटे हो गया। अगर आप अभी जुड़ रहे हैं तो ये सब चीजें निकल चुकी हैं, फिर आप जब मैं 15 मिनट का लास्ट टाइम दूंगा तो आप पूछिएगा उसमें। विषाणुओं को छोड़कर सभी जंतुओं का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। डीएनए में अपने जैसे दूसरे अणुओं को बनाने की क्षमता होती है और उस प्रक्रिया को बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन, या उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये क्षमता किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होती है। ठीक है, हाँ फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, विषाणुओं को छोड़कर लगभग सभी जीवधारियों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए में अपने जैसे दूसरे अणुओं के निर्माण की क्षमता होती है। ठीक है, और इस निर्माण की क्षमता को हम बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन, या इसको हम सेल्फ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक, सेल्फ रेप्लिकेशन को बोलते हैं वो क्या बोलता है, वो द्विगुणन ही बोलते हैं इसको, सेल्फ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, डीएनए की संरचना में सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। डीएनए की संरचना में सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। क्लियर? फास्फोरस क्या होता है? यही डीएनए का आधार होता है। और फास्फोरस को ही हम बोलते हैं डीएनए का बैकबोन। डीएनए का बैकबोन। ठीक है, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, यह डीएनए को फोल्ड करने में मदद करता है। ये जो आप फोल्ड देख रहे हो यहां पे ऐसे, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ये डीएनए को फोल्ड करने में मदद करता है। ठीक, डीएनए के अंदर शरीर में बनने वाली सभी प्रकार के प्रोटीन की सूचना मौजूद होती है। डीएनए के अंदर शरीर में बनने वाली सभी प्रकार की
प्रोटीन की सूचना मौजूद होती है। डीएनए के द्वारा ही आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए के द्वारा ही आरएनए का निर्माण होता है। जीवन की सारी गतिविधियां डीएनए द्वारा ही निर्धारित होती हैं। ओके, अब देखो डीएनए की संरचना तो हमने कैसा बताया, डबल स्ट्रैंड्स बोलते हैं इसको, डबल स्ट्रैंड, द्विकुंडली। तो जनरली जो लास्ट वाला रिपीट कर दो, यानी जीवन की सारी गतिविधियां डीएनए के द्वारा ही निर्धारित होती हैं या संचालित होती हैं। अब जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलिक होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, फास्फोरस डीएनए का बैकबोन है। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है ना, उसी तरीके से जो फास्फोरस होता है वो क्या करता है कि डीएनए को मजबूती प्रदान करता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं फास्फोरस को डीएनए का बैकबोन। लास्ट में ये था कि जो डीएनए होता है, डीएनए के द्वारा ही जीवन की सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। अब जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, द्विकुंडलित होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि उनमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यानी कुछ वायरस में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डीएनए, अब फास्फोरस जो होता है वो डीएनए का बैकबोन होता है। ठीक है, ओके। अब डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, अपवाद स्वरूप, और उस वायरस का नाम है 5, इनको ऐसे लिखते हैं 5174 कॉलीफेज। 5174 कॉलीफेज, ठीक है। ये वायरस जो है, ये वायरस का नाम है। इस वायरस में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। बाकी सभी वायरसों में जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड्स के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डीएनए का बेसिक चीजें हम लोगों ने देखा कि डीएनए में क्या क्या होता है। ठीक है, अब इस डीएनए का एक एप्लीकेशंस है, और इस डीएनए के एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो चलते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। मिटाना नहीं है, इसी फिगर को देखना, बाकी चीज मैं इसका मिटा दूंगा, क्योंकि ये आप जान चुके हैं कि शुगर क्या है, फास्फेट क्या है वगैरह वगैरह। मैं मिटा दूंगा तो दोबारा मुझे फिर फिगर बनाना पड़ेगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, अब आप ध्यान से सुनिए। हम चर्चा करने जा रहे हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। या इसको बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग, या हम इसको बोलते हैं
डीएनए टेस्टिंग, या हम इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज किए थे 1984 में एलेक्स जेफरी साहब। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में बताया था 1984 में एलेक्स जेफरी साहब ने बताया था। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में प्रोफेसर लाल जी सिंह, प्रोफेसर लाल जी सिंह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्पेशलिस्ट थे। ये सीसीएमबी जो इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके ये हेड भी रह चुके हैं प्रोफेसर लाल जी सिंह। और बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर भी थे। अभी 2-3 साल पहले इनकी डेथ हुई थी। और प्रोफेसर लाल जी सिंह ये दुनिया के जाने माने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सपर्ट थे, दुनिया के जाने माने। ये किसी के भी डीएनए को देखकर बता देते थे कि ये इस डीएनए का ये डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, खैर फिलहाल तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्टिंग या डीएनए पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। एलेक्स जेफरी ने 1984 में इसको बताया था। भारत में जो ये आया है, भारत में ये 1989 में इसको मान्यता मिली थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। और ये फॉरेंसिक साइंस का एक लीगल प्रूफ होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, पहले वो देखते हैं, फिर बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हम यूज देखेंगे। तो अब जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, हर एक व्यक्तियों का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड हम लोगों ने देखा, नाइट्रोजन क्षार को देखा, नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने के क्रम को भी देखा। तो 99.9% जो डीएनए होता है वह सभी लिख लिया था ना आप लोगों ने, लालजी सिंह वगैरह। ठीक है, पीडीएफ में जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा सा अभी समय नहीं मिल पा रहा है। तो आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे शायद आपकी क्लास ऑफ रहती है, तो मेंस किट्स में भी सैटरडे को आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एक पूरी में बुकलेट ही है, हमारी अपनी बुकलेट है, तो वो मैं बुकलेट ही दे दूंगा, पूरी बायोलॉजी की वो बुकलेट है। तो एक ही साथ आपके सारे टॉपिक उसमें। सर जी स्पीड स्लो करो। अच्छा ठीक है, अब आप जीवन में स्लो करने की बात करते हो। इतना स्लो ठीक है, चलिए अच्छा आइए चलते हैं। चर्चा हो रही थी किस पे, डीएनए फिंगर। नहीं, उस बुकलेट में टेक नहीं है। डीएनए टेस्टिंग के बाद डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग या डीएनए पॉलीमराइजेशन। अब देखिए, चलिए आते हैं इस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। देखिए सोचिएगा, बड़ा आसान है। अक्सर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किताबों में पढ़ते होंगे, नहीं समझ में आता होगा, और बहुत आसान है इसको समझना। ठीक है ना, साइंस के तो साइंस, आर्ट के बच्चे भी अब बता देंगे डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। बस 5 मिनट आप गौर से सुन लीजिए। ठीक है ना, अभी लिखिएगा नहीं, बस सुनिएगा, देखिए अपने आप आपको आ जाएगा कि व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हमारे डीएनए की स्ट्रेंथ क्या है, डीएनए की लंबाई इसी तरह। तो 99%। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, तो किसी भी व्यक्ति की आनुवंशिक स्तर पर पहचान करने की तकनीक। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की
आनुवंशिक स्तर पर पहचान करने की तकनीक। ठीक है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? किसी भी व्यक्ति के आनुवंशिक स्तर पर पहचान करने की तकनीकी है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि मैंने पहले बताया 99.9% व्यक्तियों का जो डीएनए होता है सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, उनके अंदर नाइट्रोजन क्षार की संख्या सेम होती है, उनके अंदर जो नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने का जो क्रम होता है यह भी समान होता है। अब ये जो नाइट्रोजन क्षार आप देख रहे हैं, इस नाइट्रोजन क्षार में कम से कम नहीं तो 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे होते हैं। अब इस नाइट्रोजन क्षार में कुछ ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जिनके जुड़ने का जो क्रम होता है वो हर एक व्यक्तियों में अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन क्षार को देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं ATGCTA, ये क्या है? नाइट्रोजन क्षार ही तो है। ठीक है, यही वाला नाइट्रोजन क्षार ATGC। ठीक है, तो लगभग हर एक व्यक्तियों में, ठीक है, हर एक व्यक्तियों में नाइट्रोजन क्षार जो होती है, इस नाइट्रोजन क्षार में 10 से 15 ऐसी नाइट्रोजन क्षार होती हैं जो पूरे डीएनए की लेंथ में अपने आप को बार बार क्या करती हैं? रिपीट करती हैं, बार बार अपने आप को क्या करती हैं? पुनरावृत्ति करती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहां पे नंबरिंग कर दूं 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ध्यान से सुनिएगा, मैंने डीएनए स्टैंड पे नंबर डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए इस दूसरे नंबर पर, इसको मैं पूरा ब्लैक कर दे रहा हूं, इस दूसरे नंबर पर जो नाइट्रोजन क्षार है ये 10 की संख्या में है और यहां पर 10 की संख्या में हम ATGCT मान लो, हम 5 ही लिख दिए, बट ये 10। ठीक है, इनकी संख्या होती है कितना? 10 से लेकर 15। ठीक है, 10 से 15 नाइट्रोजिनस बेस। तो अब ये जो डीएनए की लेंथ है, इस डीएनए की लेंथ में 10 से 15 ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो अपने आप को बार बार एक निश्चित क्रम में रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्रम 2 नंबर पे है तो दोबारा ये किस पे आएगा? 4 नंबर पे आएगा। अगर 2 नंबर के बाद ये दोबारा 4 नंबर पे आया तो फिर ये दोबारा किस नंबर पे आएगा? 6 नंबर पे आएगा। यही क्रम एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट वही क्रम आएगा 4 नंबर पे, फिर किस पे आएगा? 6 नंबर पे आएगा, फिर किस पे आएगा? 8 नंबर पे आएगा, और फिर किस पे आएगा? आपके 10 नंबर पे आएगा। यू, यानी हर एक व्यक्तियों में ये जो नाइट्रोजन क्षार का क्रम है, 10 से 15 ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो डीएनए की लेंथ में अपने आप को एक निश्चित डिस्टेंस इंटरवल पे, एक निश्चित क्रम में अपने आप को बार बार क्या करते हैं? दोहराते हैं। जो यहां पे नाइट्रोजन क्षार है वह एग्जैक्ट यहां पर भी होगा, वही एग्जैक्ट यहां पर भी होगा, वही एग्जैक्ट यहां पर होगा। ठीक है, यानी कि 10 से 15 ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो इस डीएनए की लेंथ में अपने आप को क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं। और यही जो रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो 2 पे भी रिपीट कर रहे हैं, 4 पे भी रिपीट कर रहे हैं, 6 पे भी रिपीट कर रहे हैं, इन्हीं रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार को हम क्या बोलते हैं? VNTRS, पूरा नाम है इसका वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम
रिपीट्स, ठीक है। इसी रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है आपका, ये किसी भी दो व्यक्तियों में समान नहीं होता, ठीक, समझे? यानी वेरिएबल नंबर ऑफ जो टेंडम रिपीट्स है, ये कभी भी दो व्यक्तियों में समान नहीं होता। यानी कि नाइट्रोजन क्षार जो है ये तो समान हो सकता है, लेकिन जो इनके जुड़ने का क्रम है, अगर मेरे अंदर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 पे रिपीट कर रहा है, तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 2, 4, 6, 8 पे रिपीट नहीं करेगा। ये सिर्फ मेरे अंदर ही रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और यही जो रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार है, जो अपने आप को बार बार पुनरावृत्त कर रहा है, इसी रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार को हम बोलते हैं VNTRS। यानी VNTRS क्या है? हर एक व्यक्तियों में अलग अलग पॉइंट पे जुड़ता है, ठीक है। 10 से 15 क्षार जोड़ी, हर एक व्यक्तियों में अलग पॉइंट पे ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अगर मेरे में 2 पे है, तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति में 2 पे नहीं होंगे। इसी रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार को हम क्या बोलते हैं? VNTRS। तो ये तो एक यूनिक कैरेक्टर हो गया हर एक व्यक्तियों का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? इसी VNTRS को पहचाना जाता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया? VNTRS की जांच करना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की क्या करना? जांच करना, ठीक है। तो अब संभवतः समझ गए आप लोग। अब तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टफ नहीं लग रही है। ओके, ठीक है। नहीं, ये इस सीक्वेंस में नहीं होता है। ATG किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, ठीक है ना। ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये इसी सीक्वेंस में होता। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि 10 से 15 ऐसे मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि हाँ, सबकी बॉडी में अलग अलग। अच्छा, ठीक है, समझ नहीं आया फिर? हाँ, ठीक है, ठीक ठीक दीपिका जी, मैं फिर से बता दे रहा हूं, है ना। सुनिए, ठीक है, चलिए आइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है, तो मैंने बताया कि 99% लोगों का डीएनए सेम होता है, क्लियर। तो जब 99% लोगों का डीएनए सेम होता है, तो डीएनए सेम का मतलब क्या? उनकी संरचना भी सेम होती है, नाइट्रोजन क्षार की संख्या भी सेम होती है, उनके जुड़ने का क्रम भी सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है हर व्यक्तियों में, कि हर एक व्यक्ति में 10 से 15 नाइट्रोजन क्षार ऐसे होते हैं, बस ज्यादा नहीं, 10 से 15 नाइट्रोजन क्षार ऐसे होते हैं जिनके जुड़ने का जो क्रम होता है डीएनए में, वो जो 10 से 15 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये अपने आप को बार बार क्या करते रहते हैं? रिपीट करते रहते हैं। जैसे देखिएगा, बोर्ड देखिएगा, जैसे अगर 10 से 15 नाइट्रोजन क्षार 2 नंबर पे रिपीट कर रहा है, 2 नंबर पे है, तो यही फिर कहां रिपीट करेगा? 4 नंबर पे, एग्जैक्ट वही क्रम। फिर किस पे रिपीट करेगा? 6 नंबर पे। तो यहां पर भी डिफरेंस कितना हो रहा है? 2। यहां पर भी कितना डिफरेंस हो रहा है? 2। यहां पर भी 2। तो ये बार बार क्या करते हैं? यही नाइट्रोजन क्षार के जो क्रम है, ये अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। और यही रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार का जो क्रम है, यही जो रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार है, उसको हम क्या बोलते हैं? VNTRS, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो होता है, ये हर एक व्यक्तियों में अलग अलग पॉइंट पर रिपीट होता है, समझ गए?
अलग अलग पॉइंट पर रिपीट होता है। अगर ये हमारे अंदर 2 नंबर पे, फिर उसके बाद 4 नंबर, फिर 6 पे रिपीट हो रहा है, तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति का ये 2 और 4 नंबर पे रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये VNTRS की खासियत है। अब सोच लो, जितनी ह्यूमन की पॉपुलेशन है उतना ही VNTRS है और उतने ही आपके डीएनए पे पॉइंट है। ठीक है, इसी VNTRS को ट्रेस करने की जो तकनीकी होती है वो कहलाती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो उपयोग होता है, उपयोग हम पहला करते हैं कानूनी प्रयोगशाला में अपराधियों को पकड़ने के लिए, दूसरा पैतृकता का निर्धारण करने के लिए, तीसरा आनुवंशिक रोगों का निर्धारण करने के लिए, और चौथा औषधियों का विकास करने के लिए। ट्विंस में भी VNTRS अलग अलग होता है, बस इसका एक अपवाद है, आइडेंटिकल ट्विंस में VNTRS सेम होते हैं। ठीक है, तो अब जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जो यूज हैं, मैंने अभी बताया क्या, कानूनी प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करने में, पैतृकता का निर्धारण करने में, औषधि रोगों का निर्धारण करने में, और आनुवंशिक रोगों का निर्धारण करने में, और औषधियों का विकास करने में, इतने में यूज होता है। ठीक है, अब सपोज दैट, मान लीजिए बस आप ही पे आ रहा हूं मिस्टर शिव कुमार जी। मान लीजिए कहीं क्राइम हुआ, ठीक है ना, ठीक, मान लीजिए कहीं पे क्राइम हुआ, क्राइम होने के बाद किसी ने रिपोर्ट लिखा दी कि फला व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो पहले ये डिसाइड होगा कि फला व्यक्ति वहां पे क्राइम स्पॉट पे था कि नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, क्राइम स्पॉट पे कुछ सैंपल मिला, अब उसकी डीएनए जो टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है, अब आप देखिए कि क्राइम स्पॉट पे एक सैंपल मिला, मान लीजिए उस व्यक्ति का बाल मिल गया जड़ सहित, जड़ सहित क्या मिल गया, उसका हेयर्स मिल गए जड़ सहित, विदाउट रूट्स, बगैर जड़ के बाल जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं। ये जो आप बालों की खूब सेवा करते हो ना, मेरे तो है ही नहीं, मैं सेवा ही नहीं करता, है ना, वो बचपन से ही मेरी आदत है ना, कभी बालों पे मैं पैसे खर्च ही नहीं किए, शायद इसीलिए उड़ गया। और बाल अच्छा लगा के क्या करोगे, अब कुछ लोगों को देखते हैं पता नहीं क्या लगा देते हैं, खड़े खड़े बाल कर लेते हैं, है ना, उस पे एक लेयर बन जाती है, अब उसमें थोड़े बहुत चूजे भी सरवाइव कर सकते हैं बीच में, इतने इतने बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। खैर फिलहाल जड़ सहित बाल मिल गया, अब जड़ सहित बाल मिला तो उसका एक कोशिका भी है वो, अब कोशिका में केंद्रक होगा और केंद्रक में क्या होगा, डीएनए होगा, है ना। सोनी टीवी पे मत जाइएगा, सोनी टीवी में दिखाता है कि ब्लड मिला, और कब मिला, साल भर पहले ब्लड मिला, उसका डीएनए निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है, प्लेटलेट्स में केंद्रक होता ही नहीं है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, वो भी 8 से 10 दिन के बाद वो मर जाता है, और वो साल भर ब्लड मिला, साल भर पुराने ब्लड से वो डीएनए निकाल लेते हैं, पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता कि पहले सोनी टीवी आई या पहले आपका वो कौन सा चलता है धारावाहिक, उसमें क्या नाम है, सीआईडी, है ना, वो कंफ्यूजन है कि पहले सीआईडी आया या पहले सोनी टीवी आया। ठीक है, खैर फिलहाल तो अब उसका हम क्या करेंगे, डीएनए निकाल लेंगे। अब उनको शक हुआ कि हम क्राइम स्पॉट पे थे, तो अगर हम क्राइम स्पॉट पे थे तो हमारा हेयर होगा, तो फिर हमारा डीएनए लेंगे, और फिर उस डीएनए का क्या मैच कराएंगे, VNTRS, क्योंकि बाकी तो 99.9% सेम ही है। अंतर क्या होगा, डीएनए, और अगर हम क्राइम स्पॉट पे थे तो हमारा VNTRS भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, मिल जाएगा। अब VNTRS में क्या करते हैं,
इस डीएनए स्टैंड से यही VNTRS निकालते हैं और एक फोटोग्राफी प्लेट पे क्या करते हैं, उसकी इमेज को ले लेते हैं, जैसे मैं यहां पे लेता हूं। ठीक, अब जब किसी दूसरे व्यक्ति का सैंपल लेते हैं, उसका जिसके ऊपर शक है उसका हम लेंगे ब्लड, उसके ब्लड से WBC से न्यूक्लियस से डीएनए निकालेंगे और उसका VNTRS निकालेंगे और उसके VNTRS को हम यहाँ पे क्या करा देंगे, ओवरलैप करेंगे। अगर दोनों इमेज एक दूसरे की प्रतिबिंब बना ली तो इसका मतलब हम क्राइम स्पॉट पे थे, वहां पे जो सैंपल मिला वो मेरा क्या था, VNTRS। तो VNTRS से ही हम दूसरा क्या निर्धारित कर लेते हैं, अपराधियों की पहचान कर लेते हैं। सेकंड चीज, पैतृकता का भी निर्धारण कर लेते हैं। वो कैसे? अब आपके दिमाग में एक चीज घूम रही होगी, घूम ये रहा होगा कि अभी सर ने बताया कि VNTRS सबका अलग होता है, तो फादर और मदर का भी अलग है, तो जाहिर सी बात है उनका जो बच्चा होगा उनका भी अलग होगा, दोनों स्वाभाविक है। VNTRS सबका अलग होता है, माता पिता से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका भी VNTRS अलग होता है। ठीक है, तो बट इसमें कैसे हम पैतृकता का निर्धारण कर लेते हैं? तो इसका निर्धारण जो होता है वो इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि पिता का जो VNTRS है 2, 4, 8 पे रिपीट कर रहा है, माता का जो VNTRS है वो 3, 5, 7 पे रिपीट कर रहा है, क्योंकि माता का तो 2 पे रिपीट करेगा नहीं। तो अब जो बच्चे का VNTRS होगा वो इन बिटवीन फादर एंड मदर, यानी बच्चे का जो VNTRS होगा वो हमेशा 2 और 3 के क्या होगा, बीच में ही रिपीट करेगा, न 2 के पीछे जाएगा और न 3 के पीछे जाएगा। ठीक है, अगर 2 के नजदीक गया और 3 से दूर है, 2 के बहुत नजदीक है, इसका मतलब मदर दूसरी। अगर 3 के नजदीक है, 2 से दूर है, तो इसका मतलब फादर। ठीक, इन बिटवीन एग्जैक्ट है तो वो उन्हीं का बेटा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो आपके एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशंस में हम पैतृकता का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कानूनी प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। ठीक, उसके साथ साथ हम दवाओं के विकास में भी और आनुवंशिक रोगों के निर्धारण में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को जो मान्यता मिली थी वो 1980 सभी जुड़वा बच्चों का सेम नहीं होता है सुरेंद्र जी, जो आइडेंटिकल जो समान जुड़वा होते हैं ना उनका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सेम होता है, लेकिन कुछ केस में देखा गया है कि जो VNTRS है वो आइडेंटिकल ट्विंस के भी अलग मिले। ठीक है ना, तो हम 100% नहीं कह सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस के जो VNTRS ये सेम है, लेकिन फिर भी हम इसको अपवाद के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक, मैंने भी बोला ना, किसी का भी VNTRS किसी भी 2 व्यक्तियों का VNTRS समान नहीं होता। फादर है मदर है तो उन दोनों लोगों का VNTRS क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, कभी भी समान नहीं होता। हाँ जी, सब PDF में होगा, कहाँ घबरा रहे हो, है ना। ये मैं वनडे की थोड़ी क्लास मैं IAS की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ये सारे आपको मटेरियल्स हम प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब तो स्लो चल रहा है ना, अब तो तेज नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए, अरे मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, है ना, सैटरडे को आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आपका आंसर जवाब देने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे, क्या बता रहे थे। हाँ ठीक है, यूज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। अब इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो संस्था है
जहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वह संस्था है हमारा CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में है। दूसरा CDFD, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, ठीक है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, ठीक है, ये भी आपका हैदराबाद। इन दोनों इंस्टीट्यूट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। ओके, ठीक है, लिख देता हूं। ठीक है, हाँ, एग्जैक्ट बीच में होता है। अब जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मान्यता मिली थी वो 1989 में मिली थी। एक सुप्रीम कोर्ट के तहत एक केस गया था, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया था, केरल का एक केस था, विलासिनी देवी वर्सेस कुन्नी राम। तो उस केस में क्या हुआ था कि जो कुन्नी राम पिता था उसने ये आरोप लगाया था, दोनों का सेंटर हैदराबाद है, CDFD और CCMB का, ठीक। तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट के पास, हाँ बता रहा हूं कौन सा केस था, 1989 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था, विलासिनी देवी वर्सेस कुन्नी राम, ठीक है। तो विलासिनी देवी महिला थी, कुन्नी राम उसका पति था, उनका एक बच्चा था। तो कुन्नी राम ने आरोप लगाया था कि नहीं, तो कोर्ट ने इसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा और डीएनए टेस्ट करने वाले थे आपके प्रोफेसर लालजी सिंह। तो प्रोफेसर लालजी सिंह ने जब डीएनए टेस्ट किया तो डीएनए टेस्ट करने के बाद ये साबित हो गया कि जो कुन्नी राम था वो गलत बोल रहा है, यानी बच्चा किसका है, इन्हीं लोगों का है। वहीं से हमारे देश में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मान्यता भी मिली। और सबसे ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तब चर्चा में आया जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, डेड बॉडी उनके बिखर गए थे और मांस के कुछ लोथड़े ही मिले थे। अब उसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें कौन से राजीव गांधी का पार्ट है और कौन से दूसरे लोगों का पार्ट है। तब फिर सारे पार्ट को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा गया था और वो भी डीएनए टेस्टिंग करने वाले थे आपके प्रोफेसर लालजी सिंह। तो अब वर्तमान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टेस्टिंग को हम एक लीगल एविडेंस के रूप में फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें तो थी आपके डीएनए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड। अब इसी डीएनए से रिलेटेड एक और छोटा सा टर्म है जिसको हम बोलते हैं जीन, ठीक, जीन। यानी जो जीन होता है, जैसे आपने डीएनए बनाया था, इस डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार आपने बनाया था, तो अब
अब ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, यानी जो आपके कैरेक्टर होते हैं, ये जो गुण होता है वो इसी नाइट्रोजन क्षार में ही है, ठीक है ना। तो डीएनए का वह छोटा से छोटा भाग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए का वह छोटा से छोटा भाग जो कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता है, ठीक है, यानी डीएनए का वह छोटा से छोटा भाग जो कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता है, या डीएनए का वह क्रियात्मक खंड या वह क्रियात्मक छोटा भाग जो एक आनुवंशिक गुणों को रिप्रेजेंट करता है, वही कहलाता है आपका जीन, ठीक है। जैसे हमारा ये डीएनए है, इसमें था ना, इसी तरह था, ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह बहुत लंबी थी श्रृंखला। तो डीएनए का वह छोटा पार्ट जो कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता है, एक कैरेक्टर को बनाता है, एक आनुवंशिक गुण को बतलाता है, तो वही छोटा पार्ट क्या कहलाता है? जीन। अब चूंकि ये सबसे छोटा पार्ट होता है, इसलिए हम जीन को बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई। और एक जीन में कम से कम कितने नाइट्रोजन क्षार होने चाहिए? 3। यानी ये जो नाइट्रोजन क्षार आपके डीएनए के स्टैंड पे लगे हुए थे, तो कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार का युग्म जो होता है, ये आपके शरीर में एक कैरेक्टर को बतलाता है, एक कैरेक्टर को शो करता है। तो यही 3 नाइट्रोजन क्षार युग्म का जो पार्ट है, यही पार्ट क्या कहलाता है? हमारा जीन। तो डीएनए में इसी तरीके से करोड़ों की संख्या में जीन हो सकते हैं कि नहीं? तो 3 नाइट्रोजन क्षार युग्म का जो भाग होता है, ये इसी छोटे भाग को हम बोलते हैं जीन बोलते हैं। और जो जीन होती है, अब चूंकि ये डीएनए का सबसे छोटा पार्ट होता है जो किसी भी गुण को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से जीन को हम बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई बोलते हैं। तो एक जीन में कम से कम कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक चार्ट के तौर पर देखें, तो देखिए और आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहां बना रहा हूं डीएनए का जो आपका स्मॉल पार्ट है, छोटा भाग, और वो कैसा छोटा भाग है? फंक्शनल, कार्यात्मक भाग। उसी छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है। अब ये जितने भी आपके शरीर में जीन हैं, जीन के सभी सेट को हम क्या बोलते हैं? जीनोम, ठीक। और इस जीनोम की जो स्टडी होती है, इस जीनोम की स्टडी को हम बोलते हैं जीनोमिक्स, ठीक। और इस जीनोमिक्स की जो सबसे बड़ी संस्था है हमारे देश में, उसका नाम है IGIB। फुल फॉर्म है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, ठीक है। चार्ट बनाइए, टाइम कम, 1 मिनट, 1 मिनट में होगा।
हो गया, बना लिया। फिर से हम समझ लेते हैं डीएनए। डीएनए का स्मॉल सेगमेंट छोटा पार्ट क्या कहलाता है? जो फंक्शनल पार्ट है जीन। जीन के सभी सेट को हम क्या बोलते हैं? जीनोम। और जो जीनोम की स्टडी होती है वो कहलाती है जीनोमिक्स। और जीनोमिक्स की जो सबसे बड़ी संस्था है हमारे देश में, उसको हम बोलते हैं, संस्था का नाम है IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। ठीक है, तो ये पोर्शन था आपका नई दिल्ली। IGIB का जो सेंटर है वो आपके है नई दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। ठीक है, तो इतनी तो आपकी हिस्ट्री थी डीएनए और जीन से। अब इस साइटोलॉजी का एक और छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं आरएनए। ठीक है ना, आरएनए के बाद आपका साइटोलॉजी फिनिश हो जाएगा। तो कल हम लोग थोड़ा सा आरएनए की चर्चा करेंगे और आरएनए के बाद फिर थोड़ा सा पार्ट है आपका जेनेटिक्स, और उसी जेनेटिक्स से रिलेटेड है आपका ट्विंस, और फिर थोड़ा सा जेनेटिकल डिजीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। सभी लाइन में 10 से 15 नाइट्रोजन क्षार ऐसा नहीं है, वो VNTRS के केस में बस होता है। एक लाइन में ये फिक्स नहीं होता है। जो 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होती है माया जी, उस 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। VNTRS के अंदर लाइन को आप नहीं समझ पाए, देखिए ऐसे होता है 10 से 15 नाइट्रोजन क्षार ऐसे। अब ये जो 10 से 15 नाइट्रोजन क्षार सपोज दैट यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो फिर कितने दूर के बाद फिर रिपीट करेंगे उसके अनुसार हम नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है ना कि जो हमारा 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम होता है, 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में अगर कुछ समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आता है या किसी प्रकार की कोई उसमें दोष आता है, तो उस वजह से बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल रिटार्डेशन उसके अंदर हो जाता है, फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, मुंह खुले रह जाते हैं, यानी वो टोटल मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, और उसको हम बोलते हैं मैंगोलियन इडियोसी। डीएनए की लेंथ जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम में, जब 10 डीएनए होता है, 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो उसको बी डीएनए बोलते हैं। और कभी 10 के बजाय 12 भी रहता है, तब उसको जेड डीएनए कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम का डिजीज है आपका विरिलेज में, जानवरों में होता है, कुछ कुछ जानवरों में जेड डीएनए होता है। कोशिका का अपना मल्टीप्लिकेशन करना, एक कोशिका से 2 कोशिका होना, 2 से 4 होना, 4 से 8 होना, यह कहलाता है कोशिका विभाजन। डीएनए की टेस्टिंग पॉलीमराइजेशन कहलाती है। हाँ, कोई भी
कोशिका, हर्ष जी, कोई भी कोशिका हो जिसमें केंद्रक है तो हम उसका डीएनए फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, केंद्रक होना जरूरी है उसमें। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है सुगर और फास्फेट, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से पॉजिटिव निगेटिव मिले रहते हैं और हिस्टोन जो होता है वो डीएनए को बांधे रखता है। ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम में क्या होता है कि 22वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो ये आगे चलकर ऐसा जहरीला प्रभाव उत्पन्न कर देता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे हमको ब्लड कैंसर हो जाता है। वीएनटीआरएस में लगभग 10 से 15 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 15 से ज्यादा नहीं होता है। वीएनटीआरएस के अलावा बाकी में नाइट्रोजन क्षार तो माया जी बहुत हैं और वो लगभग 3 बिलियंस के आसपास हैं। उस 3 बिलियंस के नाइट्रोजन क्षार में ये देखा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार अपने आप को एक निश्चित क्रम में रिपीट कर रहा है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के चारों तरफ होता है और जहां पे नाइट्रोजन बेस होता है ना, नाइट्रोजन बेस को भी हिस्टोन प्रोटीन घेरे रहता है। गौरव जी 3 बिलियन एक कोशिका में नाइट्रोजन क्षार होता है तो सोच लो जितने कोशिका उतने इंटू 3 बिलियंस नाइट्रोजन क्षार। 34 एंगस्ट्रॉम तो भाई डीएनए की लेंथ होती है ना एक घुमाव की, ठीक है ना, तो एक घुमाव की लेंथ में कितना 10 नाइट्रोजन क्षार। तो जाहिर सी बात है अगर हम 10 से 15 की बात कर रहे हैं तो 15 नाइट्रोजन क्षार अगर होगा तो 34 एंगस्ट्रॉम से थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा। दिवाकर जी कौन सा क्वेश्चन था आपका? हाँ, डीएनए सीक्वेंस सब में सेम होता है। हिस्टोन प्रोटीन इंटरसेक्स पर्सन क्या होता है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये इंटरसेक्स पर्सन यहां से कहां आ गया? बात तो यहाँ पे डीएनए की हो रही है तो यहाँ पे इंटरसेक्स पर्सन कहां से हो गया? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, कल आएगा ये। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम डीएनए सीक्वेंस से मेडिसिन का निर्माण करते हैं। हाँ, नाइट्रोजन को हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, घेरे रखता है। एक सेल में कितना डीएनए होता है? एक डीएनए होता है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है।
दिवाकर जी इंटरसेक्स पर्सन, और क्या लिखा आपने, मेथाइलिंग पर्सन, ठीक है ना। ये जब डिजीज करेंगे तब डिजीज की चर्चा होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा। गौरव जी लगभग 3 बिलियंस नाइट्रोजन क्षार होता है। अरे एक कम होके कहीं नहीं जाता है सुरेंद्र जी, एक उसमें कम होता है, रासायनिक पदार्थ है, एक कम होता है तो उसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। अब कम होके कहाँ जाता, हो सकता है जल बना लेता हो। पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन पे होता है ज्योति जी, पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन होता है, शुगर और फास्फेट्स निगेटिव होते हैं। अरविंद जी डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए से मेडिसिन बनाने की प्रोसेस कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगी डीएनए तकनीकी। हाँ बिल्कुल, सबका डीएनए सेम होता है। सचिन गौतम जी सबका डीएनए सेम होता है। स्पर्म सेल हो गया, हेयर सेल हो गया, ठीक है, बस फर्क इतना है कि हेयर सेल है तो हेयर सेल में 46 होंगे, लेकिन स्पर्म सेल में उस 46 का आधा होगा, केवल 23 होगा। तो स्पर्म सेल में कैरेक्टर जो होते हैं फुल कैरेक्टर के आधे होते हैं। ह्यूमन में अगर जीन की बात की जाए तो लगभग 30,000 जीन होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग कल फिर अपने टाइम पे मिलते हैं। ओके। नहीं जी, एग्जाम में डीएनए का डायग्राम नहीं बनाना होता है। ओके, थैंक यू।